और बच्चा लोग कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर, और वो है 16 प्रकाश यानी कि लाइट। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि एनुअल एग्जाम आपके आने वाले हैं टर्म 2, तो टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी ओलंपियाड या फिर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दोनों के लिए यहाँ पर 2 in 1 काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको एक एक चीजें मैं समझाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे। तो भाई कर लो इतना सा काम। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, और वो है प्रकाश। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि हम चीजों को देख कैसे पाते हैं। देखो, चीजों को देखने के लिए बहुत सीधी चीज होती है कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट पे जब ये लाइट पड़ती है और ये लाइट पड़ने के बाद ये फिर हमारी आंखों की ओर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसकी इमेज हमारी आंखों पे पड़ जाती, बन जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको चीजें दिखाई देती हैं। खैर, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, जो इसके मेन मेन चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट होती है, इसके बारे में बहुत सीधी सी चीज ये है कि ये जो लाइट होती हैं ये क्या करती हैं। ये लाइट जो होती हैं ये कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं। ठीक है, तो लाइट जो होती है, देखो लाइट के तो 2 सोर्स होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कौन कौन से 2 सोर्सेस होते हैं। सबसे पहले तो हम मेन चीजों की बात कर लेते हैं कि ये जो प्रकाश होता है इसके 2 सोर्स होते हैं। ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, है ना। एक तो हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो जाएगा कृत्रिम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक के बारे में, और दूसरी चीज जो आती है वो है हमारी कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब यहां पर देख लो ये क्या चीजें होती है। प्राकृतिक जो होती है मतलब जो हमें प्रकृति से मिली है, यानी हम ये कह सकते हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड, जो हमें ईश्वर ने दिए हैं, वो हम कहते हैं उनको प्राकृतिक। और जो मनुष्यों ने बनाए हैं उन्हें हम बोलते हैं कृत्रिक, है ना। तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्या ये जो जैसे सूर्य है हमारा, है ना, जो हमारा सूर्य है ये क्या है, ये प्राकृतिक है या कृत्रिम है। तो भाई सूर्य किसने बनाया, शायद ईश्वर ने। अगर ईश्वर मानते हो तो शायद ईश्वर ने बनाया, है ना। ऐसे ही आते हैं तारे, तो इससे हमको लाइट मिलते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक है। और कृत्रिम जो हो गए, जैसे बल्ब हो गया, है ना, मोमबत्ती हो गई, आपके घर में वो CFL लाइट लगी होगी, ठीक है, वो हो गया। तो ये सारे हो गए कृत्रिम। ठीक है, अब हम मेन चीज पे आते हैं। देखो, सबसे पहले हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद हम सारी चीजें एक्सप्लेन करते चलेंगे आपको। देखो, संसार को हम एक मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं, है ना। ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, अगर इनका संधि विच्छेद करोगे तो इनके 2 वाक्य बनते हैं। एक हो जाता है ज्ञान प्लस ये हो जाती इंद्रिय, है ना। मतलब ऐसे साधन जिससे हमें हर चीजों का ज्ञान होता हो, जैसे कि हमारी कान है, हमारे आंख हैं, हमारे चमड़े हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं, ये सब हमें ज्ञान देते हैं, यानी हम चीजों को इनसे पहचान पाते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों में दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है ना। अगर दृष्टि मतलब जो देख पाते हो, है ना, जो देखने की क्षमता है, यानी आंख जो है हमारी, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। बात आ गई समझ में। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर के अनेक वस्तुओं को देख सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भैया ये सब छोड़ो, हर चीज हम देख सकते हैं। किससे, दृष्टि से। यानी ये हमारी सब बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, इसके अलावा कहानी को इंटरेस्ट बनाने के लिए इस चैप्टर को इन्होंने और आगे बातें लिखी कि हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष, उड़ते हुए पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं, और दृष्टि द्वारा ही आप इस पृष्ठ पर छपे शब्दों तथा वाक्यों को देख पाते हो। भाई सही चीज है ना, कि हम क्यों देख पा रहे हैं, भाई हम आंखों से ही तो देख रहे हैं। ये मोबाइल की स्क्रीन आप देख रहे हो, आप पढ़ लिया पर ये चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये किसकी वजह से, आंखों की वजह से। तो मेन चीज ये आती है, भाई ये देखना कैसे संभव हो पाता है, कोई कैसे किसी चीज को देख सकता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं
अब देखते हैं कि कैसे कोई चीज देखा जा सकता है। तो क्या हमने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? सोचे हो? नहीं, वैसे तो मैंने भी नहीं सोचा कभी, है ना। ये तो जब इन्होंने मुझे बताया कि भैया सोच लो, तो मैंने सोच लिया। उसी तरह से आप भी होंगे, ठीक है। तो आपने भी तभी सोचा होगा जब ये पढ़ा होगा। तो आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं। नेत्रों का मतलब आंखों से देखते हो, है ना। लेकिन हम कैसे देख पाते हैं? लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हो? जब अंधेरा हो, एकदम लाइट बंद हो, बंद कमरे में हो, या रात में एकदम अंधेरा हो, अचानक से लाइट चली जाए, तो क्या आप चीजों को देख पाते हो? नहीं देख पाते हो, है ना। इसका मतलब यह है कि केवल आंखों की ही जरूरत नहीं होती किसी चीज को देखने के लिए। यानी किसी चीज को हम तब देख पाते हैं जब उस जिस चीज को हमें देखना है ना, उससे आने वाला जो प्रकाश है वो हमारी आंखों में प्रवेश कर जाए। बात आ रही समझ में? यानी अगर आप ये मोबाइल देख पा रहे हो, तो इस मोबाइल में क्या है कि बाहर से लाइट आई, इस मोबाइल पर लाइट पड़ी, और इस लाइट से परावर्तित होकर वो आपकी आंखों पर पड़ी, है ना। यानी इस पर प्रकाश का आपतन हुआ, फिर उसका परावर्तन इससे टकराकर आपकी आंखों में हुआ। अब ये सोचोगे ये आपतन और परावर्तन क्या है? अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, सब कुछ देखेंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्या प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। यानी अभी जैसे आपका मोबाइल है, तो ये तो प्रकाश क्या कर रहा है, ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, यानी इससे प्रकाश निकल रहा है, तो हम इसको देख पा रहे हैं। और जिन चीजों से प्रकाश नहीं निकलता, उनके बाहर से कहीं से रोशनी आकर उस पर पड़ती है, और उसके बाद वो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर जाती है, और फिर भैया हमारा दिमाग उसको समझता है कैसे, ठीक है। आपने कक्षा 7 में सीखा है ना। बहुत सी ये मैं भी पढ़ता था। जब ये कहा जाता है आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, सही बात तो ये है कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है हमको कुछ पता ही नहीं है ना। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो नया पढ़ते हैं। तो चलो ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है, ठीक है। यानी अगर कोई आपके पास कोई भी चमकीली चीज है ना, कोई पॉलिश किया हुआ एकदम चमकदार अगर कोई चीज है, तो वो कैसा काम कर सकता है? वो बिल्कुल कांच की तरह आपका काम करेगा, है ना। जैसे आपकी मोबाइल देख रहे हो, अपनी मोबाइल देखो, तो अगर नई है ना, तो पीछे से देखोगे तो ये बिल्कुल कैसा दिखाई देगा? बहुत ही चमकीला दिखाई देगा, क्योंकि भाई पॉलिश हुआ है, ठीक है। तो ये क्या, और इसमें कभी कभी तो ये होता है कि इसमें आपको अपना चेहरा भी दिखाई देता है, ठीक है ना, बैक पैनल पे। आगे वाले पैनल का भी यही हाल है, लेकिन आगे वाले पे तो कांच लगा ही होता है। तो क्या होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती है, मतलब पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ जो होता है, यानी चमकीला जो सरफेस होता है, जो मतलब परत होती है, उसको दर्पण की तरह काम करती है, ठीक है। दर्पण को अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता। अब इस बात को समझना, ये क्या कर रहा है, मतलब कोई भी दर्पण है या कोई भी वस्तु है, ठीक है, ऐसे मान लो कोई वस्तु है, इस पर मान लो कहीं से ये लाइट पड़ी, और ये जो लाइट पड़ेगी ये क्या करेगी, लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। यानी कोई भी दर्पण होगा, कोई भी दर्पण होगा, तो उसमें खास बात यही होती है कि भैया ऐसे लाइन है, इधर से अगर मान लो कोई प्रकाश पड़ा, तो ये पड़ने के बाद दर्पण से क्या होगा, ये किसी और दिशा में मुड़ जाएगी। मतलब इधर से प्रकाश आया और इधर की तरफ ये प्रकाश लौट जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में प्रवर्तित होगा? बता सकते हो? तो भाई किसी भी दिशा में हो सकता है ना। तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके परावर्तन के नियम। तो देखो भाई, परावर्तन के नियम के बारे में देखो क्या है कि परावर्तन का जो नियम होता है, हम यहां पर आते हैं कि परावर्तन का नियम जो होता है ये क्या कहलाता है कि अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। भाई मित्र कौन इतना साथ देता है? बहुत ही कम होते हैं जो मित्र बैठ के पढ़ाई की बात करें, है ना। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखो दर्पण क्या होता है। देखो दर्पण जो होता है, दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस दर्पण से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए, और ये रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती। नहीं बात आई समझ में? कोई बात नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ लेंगे बात को। देखो सबसे पहली चीज,
ये हमारी एक समतल दर्पण है, ये हमारा एक समतल दर्पण है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये पॉलिश कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ये पॉलिश कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इधर से हम कोई लाइट डालते हैं, इधर से ऐसे करके हम कोई लाइट डालते हैं, तो जब ये लाइट पड़ेगी तो ये किसी और दिशा में ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये किसी और दिशा में ये परावर्तित हो जाएगी। अब यहाँ पर ये समझने वाली चीज है कि ये जो किरण हमने मतलब जो किरण इस सरफेस पे पड़ी है, इसको हम बोलते हैं ये आपतित किरण है। किसको? ये आपतित हो रही ना जो पड़ी, तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। बताओ भाई, ये बात आ गई समझ में। और जिधर की तरफ मुड़ के जाएगी ये लाइट, यानी ये परावर्तित होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। बताओ समझ में आई बात? तो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब देखो यहां पर एक चीज ये होती है कि जब मतलब जिस बिंदु पर ये टकराएगा, देखो यहां पर ये वाली बिंदु है ना, तो इस बिंदु जिस बिंदु पर ये टकराते हैं, यहीं से हम क्या करते हैं कि इस सरफेस के 90 अंश की एक रेखा खींच देते हैं। कितना? 90 अंश। मतलब यहां से ये 90 अंश और यहां से इस सरफेस से ये 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये जो रेखा होती है इसको हम बोलते हैं अभिलंब। इसी को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। बताओ समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? अभिलंब, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ बातें समझने वाली हैं। क्या समझने वाली हैं? कि ये और इनके बीच ये जो अभिलंब होगा और ये आपतित किरण होगा, इनके बीच के अगर हम कोण को नापें, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो इसको हम लिख लेते हैं एंगल आई से, है ना। एंगल आई मतलब इंग्लिश में इंसिडेंट बोलते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एंगल आई। बात आई समझ में? उसके बाद अगर यहां पर देखोगे इस वाली दोनों लाइन में, इन दोनों लाइन के बीच में, तो इन दोनों लाइन के बीच में, वैसे ये बना नहीं है लेकिन समझ लो, ठीक है। तो आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इसको हम आर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना हमेशा कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब आपतित कोण और परावर्तित कोण, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात आई समझ में? तो यहां पर चीजें समझ में आ गई होंगी आपको कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो इसने एक फिगर इस तरह से इन्होंने बना भी रखा है। यहां पर देखो, तो यहां पर ये जो हमको दिया गया ना, ये क्या है? ये वाली इधर से अगर ये रेखा पड़ेगी तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये आपतित किरण कहलाएगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आई। और ये अगर इधर की ओर मुड़ के आती है तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्ट। इनके बीच में जो ये 90 अंश का कोण बनेगा, इनके बीच में ऐसे 90 अंश का जो कोण ये बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं अभिलंब। बताओ भाई, बात समझ में आई? तो ये चीज याद रखना कि इनके दोनों के जो कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आ गई सभी को? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट यहां पर आपकी बुक में ये दिया गया कि एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हर जगह बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और ये परावर्तन के नियमों में से एक है। समझ में आ गया ना? तो इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि आपतन कोण अगर इतना है तो परावर्तन कोण कितना होगा, और अगर आपतन कोण 60 अंश है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 अंश होगा। यहाँ पर आपको ये फिगर क्लियरली दिया गया है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? इधर से ये लाइट पड़ रही है तो ये आपतन कोण है, ये इधर परावर्तित हो रही है, तो सॉरी आपतित किरण है, इधर परावर्तित हो रही है, तो ये क्या है? हमारी परावर्तन कोण। ये क्या है? हमारा आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। इनके बीच में ये 90 अंश की लाइन खींची गई है तो ये अभिलंब है। इनके बीच में आपतन कोण सॉरी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये परावर्तन कोण होता है, यानी रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल। और यहाँ पर दोनों की खासियत ये कि ये दोनों हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना। यानी एंगल आई जो होगा वो इक्वल होगा एंगल आर के। बताओ भाई, बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है ना। तो हम ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा डीपली उसके नहीं पढ़ते हैं,
ठीक है, तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो हमारा होता है ना कि ये आपतित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में होते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, फिर से इसी फिगर पे आ जाओ, इस फिगर को एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर देखो इस फिगर में, तो इस फिगर में क्या क्या चीजें हैं, ये जहां पर ये बिंदु है ना, ये आपतित बिंदु है, यहाँ पर जहां पर ये टकराते हैं, तो ये देख लो, ये तीनों क्या है, ये सब के सभी जो होते हैं वो एक ही तल पे होते हैं। देख लो यहाँ पर ये सभी के सभी एक ही तल पे, मतलब सब एक ही साइड में, सारे के सारे एक ही साइड में, मतलब कुछ भी उधर नहीं गया है ना, कुछ भी दूसरी साइड में नहीं गया। तो यहाँ पर हम ये समझने वाली चीज क्या है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु तथा विलंब तथा परावर्तित किरणें, ये सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। बात आ गई ना समझ में? इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, नहीं ना? चल आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लो समतल दर्पण। ठीक है, दर्पण जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आपकी बुक में जो दिया गया है यहां पर ये समतल दर्पण दिया गया है। समतल दर्पण में अगर देखोगे, सबसे पहले ये वाला फिगर देख लो। इस वाले फिगर में कैसे समतल दर्पण पे किसी चीज का कोई चित्र बनता है ना। यहाँ पर देखो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पी क्यू जो है ये हमारा एक दर्पण है, ये पी और ये क्यू, ये हमारा एक दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है। यहाँ पर मान लो कोई वस्तु रखी, मान लो कोई बॉल है, तो यहाँ पर एक लाइट यहाँ पर पड़ी और एक लाइट यहाँ पर पड़ी। ठीक है ना, तो ये जो वस्तु से जो प्रकाश होकर आपतित हो रही है वो एक ए पर पड़ी, ओ ए, और फिर ये पड़ी ओ सी, और उसके बाद ये हमारी आंखों की तरफ ये ओ ए जो है ये ए बी की ओर परावर्तित हो जाती है, और ये जो हमारी ओ सी है ये सी डी की ओर परावर्तित हो जाती है। अभी एक चीज समझो कि इसकी इमेज कहां पर बनेगी। यहां पर ये होता है ना कि जहां पर ये दोनों मिल जाएंगे, यहां पर ये दोनों रेखाएं जो परावर्तित हैं ये दोनों जहां पर मिल जाती हैं वहीं पर हमारा इमेज बनता है, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहां पर हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे भाई? अगर ये देखो, अगर ये लाइन ऐसे बढ़ाते चले जाओगे तो ये समांतर रेखाएं तो मतलब तो है नहीं, ये क्या कर रही हैं, एक तरफ से पतली, मतलब अगर ये ऐसे एक रेखा हो और ऐसे एक रेखा हो, अगर इसको हम बढ़ाएं ऐसे करके, इसको हम बढ़ाते चले जाएं, इसको करके ऐसे बढ़ाते चले जाओ, तो क्या ये दोनों कहीं पर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना। तो हम करते क्या है कि मतलब फिजिक्स यही करता है, देखो जबरदस्ती इसको मिलाएगा। कैसे मिलाना है? यहां पर जो ये परावर्तित किरणें हैं, ये वाली और ये वाली, इनके उल्टे साइड पे चले जाओ, है ना, उल्टे साइड पे डॉट 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 करते हुए बढ़ाते हुए चले जाओ। ऐसे ही सीडी को भी उल्टे साइड में बढ़ाते हुए डॉट से चले जाओ, तो ये यहाँ पर आई पर आकर मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर इसके पीछे की ओर बनेगी, इमेज के, दर्पण के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात समझना कि कहना क्या चाह रहा है कि दर्पण में देखो, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है, और इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण पे जो हमारा चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा? समतल दर्पण पे देखो, समतल दर्पण पे जो हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा किसी भी वस्तु का, ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये पीछे की ओर बनेगा। ठीक है, और कैसा होगा? जैसा चित्र होगा वैसा ही दिखेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कैसा दिखेगा, बिल्कुल वैसे तो सीधा ही दिखता है, लेकिन पार्श्वीय क्या दिखता है? उल्टा दिखता है। पार्श्वीय उल्टा दिखता है। यानी अगर हम दर्पण के सामने खड़े हों और अपना हम दाहिना हाथ उठाएं तो उसमें शीशे के अंदर वो बायां हाथ उठाएगा। होता कि नहीं होता? कभी कभी बचपन में मुझसे गलती हो जाती थी, जब मैं बाल अपने बनाता था ना, तो जो मांग निकाली जाती है वो मांग शीशे में देख के उल्टे से निकाल लेता था, है ना। ये गलती कई लोगों के साथ हुई होगी। तो ये जो शीशा होता है इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वो बनती है पार्श्व उल्टा बनता है। बात बताओ भाई, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर समझ में आ गया हो तो सभी लोग भाई फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि लाइक अगर करते रहोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, और अगर मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो चलो अब ये चीज अब तक आपने कर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जिंदगी में, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो हमको समझ में आ गया कि भैया मुंह तो हमारा बिल्कुल सीधा दिखता है। देखो
जैसे अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसका मुंह मान लो इधर की तरफ हो, तो जब हम शीशे की तरफ देखेंगे तो ये हमको ऐसा ही दिखेगा, बस इसका जो ये वाला इमेज होगा ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, बस उल्टा ये बनेगा। तो ये चीज याद रखना कि समतल दर्पण पे, मतलब जो चेहरा देखने के लिए हम जिस शीशे का यूज करते हैं, है ना, उनमें क्या होता है कि इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा होता है, पार्श्वता उल्टा होता है, लेकिन आभासी होता है। बात आई समझ में ना? ये तीनों चीजें क्लियर है। तो ये अगर ये आ जाता है कैसा आभासी का मतलब, ये चित्र जो बनता है वो काल्पनिक होता है ना। ये हो गई हमारी, मतलब ये हमारा इस तरह से इस पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही सरफेस हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, अगर ये सरफेस हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, जैसे इस वाले फिगर पे देखो, तो अगर हमारा ये जो सरफेस है ये टेढ़ा मेढ़ा हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम इस पर समांतर किरणें तो डालेंगे। देखो ये सारी किरणें, ये समांतर किरणें हम इस पर डाल रहे हैं, लेकिन इसका जो परावर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कोई इधर चला जा रहा है, कोई इधर चला जा रहा है, कोई इधर परावर्तित हो रहा है, कुछ इधर हो रहा है, कुछ इधर हो रहा है, कुछ इधर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये परावर्तन होता है ना, तो क्या होता है कि जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से, ठीक है, तो ये बात समझ लेना, क्या होता है जब समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती है, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित का मतलब क्या होता है, मतलब फैल जाना, ठीक है। तो याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण जैसे गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो इमेज होगा वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। यानी अगर आप देखोगे तो आपकी जो खिड़की के शीशे होते हैं, खिड़कियों के शीशे, उनकी जो परत होती है वो कैसी होती है, खुरदुरी होती है। तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट जो वो सीधे हमारे पास ना आकर वो क्या होती है कि इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे थोड़ी रोशनी आती है और थोड़ी रोशनी नहीं आती है, ठीक है। तो इसके विपरीत अगर हम देखें तो ये जो हमारा चिकने पृष्ठ पर बात करेंगे, तो इसके विपरीत दर्पण के चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब अगर समतल है तो समतल पे क्या होगा भैया, जिधर से आया उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बताओ ये समझ में आ रहा है ना? तो यानी चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं, और खुरदुरे पे विसरित परावर्तन कहते हैं। बताओ भाई, याद हो गया, समझ में आ गया ना? अब देखो क्या बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। बताओ भाई, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? बिल्कुल भाई, कि आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं जो होती हैं वो आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। यानी उस पर जब कोई लाइट पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आंखों पर पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए हमको चंद्रमा दिखता है, ठीक है। इस प्रकार जब हम चंद्रमा को देखते हैं, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है कि प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं। तो भैया ठीक है, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं, मतलब जैसे अगर कोई चीज है जिसमें उसकी खुद का प्रकाश ना हो, वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, दूसरों की लाइट की वजह से वो चमक रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त पिंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको कुछ ऐसे प्रदीप्त पिंडों के नाम पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, मोमबत्ती की ज्वाला हो गई, या विद्युत लैंप हो गया, इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दीप्त पिंड बोलते हैं। मतलब जो दूसरों से लाइट लेते हैं ऐसे को प्रदीप्त पिंड कहते हैं, और जो खुद अपनी लाइट जो अपना प्रकाश निकालते हैं उनको हम बोलते हैं दीप्त पिंड। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई ना? सभी को अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो, अभी से कोई दिक्कत नहीं ना, बोल भैया। चलो भाई, अब यहां पर देखो, यहां पर अगली जो बात आती है वो है कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। भैया अगर कोई प्रकाश परावर्तित हो रहा है तो क्या पुनः परावर्तित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, अगर मान लो कि यहां पर एक बॉल रखी है, हमने यहां पर एक शीशा रखा, क्या रखा, एक शीशा रख दिया यहां पर, ठीक है, और यहां पर तो इसका जो इमेज बनेगा, इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो इस पे बनेगी, यही तो होगा, इस पर बनेगी। हम क्या करते हैं, इधर भी एक शीशा रख देते हैं,
इधर भी एक शीशा रख दो, तो इसकी इमेज जो है इसमें बन जाएगी, है ना। लेकिन देखो बड़ी अजूबा सी चीज आ रही है कि अगर इस पर ये इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके अंदर बन जाएगा, और इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके अंदर बन जाएगा, और इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसके अंदर बन जाएगा। कंफ्यूज हो गए? अरे कंफ्यूज ना हो, है ना। कभी बार्बर शॉप पे नाई की दुकान पे अगर बैठो तो उसमें देख लो, यहाँ पर दो शीशे होते हैं, यहाँ तो ये दिखा रहा है ऐसे, लेकिन जनरली अगर आप जाओगे तो आपको आगे एक शीशा मिलेगा, पीछे एक शीशा मिलेगा। तो इस बार जब भी कभी बाल कटाने जाना ना, तो देखना पहले जो आपके सामने वाला शीशा होगा उसमें अपना मुंह देखना, उसके बाद जो आपका पीछे वाला शीशा होगा उसको अपने आगे वाले शीशे के अंदर देखना, ठीक है। उसके अंदर तुम देखते रहना, तो तुमको क्या लगेगा, उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो अगर हम कहें प्रावर्तिक प्रकाश को पुनः क्या परावर्तित किया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल परावर्तित किया जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ भाई, ये बात आ गई समझ में? इतने में कुछ दिक्कत हुई? ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाता है कि बहुप्रतिबिंब, मतलब कई सारे प्रतिबिंब भी बन जाते हैं। आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी भी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है ना। जो समतल दर्पण होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारा एक ये समतल दर्पण है, यहाँ पर कोई इमेज रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इमेज बनेगा तो एक ही इमेज तो बनेगा ना इस पर। तो लेकिन यदि दो समतल दर्पणों को संयोजन में रखने तो क्या होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लें कि कुछ ऐसा दर्पण हो, जैसे अभी हमने शीशे वाला देखा था कि यहाँ पर एक शीशा और वस्तु है, यहाँ पर एक शीशा, तो इनके बीच में कितने बनेंगे, है ना, इनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है एक शीशा ऐसे रखते हैं, एक शीशा ऐसे रखते हैं, इनके बीच में कुछ कोण बनता है और यहाँ वस्तु रख देते हैं, तो ये पूछ लेते हैं बताओ भाई इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अगर यहाँ पर तो आपको एक फॉर्मूला खाली याद रखना है, ठीक है। जब भी आपको प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी हो तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो हमेशा 360, ठीक है, बटे जितना भी कोण दिया रहेगा वो कोण से भाग कर देना, और जितना आएगा उसमें से एक माइनस कर देना, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे प्रतिबिंबों की संख्या। बताओ समझ में आई बात? अगर प्रतिबिंबों की संख्या के बारे में कुछ पूछता है तो यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला फिगर दिया गया, इस वाले चित्र में देखो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। इनके बीच में देखो 90 अंश का कोण बन रहा है, दो दर्पणों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, और उनके बीच में एक शीशा रखा हुआ, एक कॉइन रखा हुआ है, एक सिक्का रखा हुआ है। तो अगर हम 90 अंश के बारे में देखें तो इनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो कुल होते हैं 360, इसको 90 से भाग कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 90 चौका 360 यानी 4। मैंने क्या कहा, इसमें से -1 कर देना, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, मतलब 3 प्रतिबिंब बनेंगे। देखो 1 2 3, बताओ भाई बात समझ में आई? 1 2 3। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि दो ऐसे ही, है ना, यहां पर देख लो कि यहां पर कुछ दिए गए, अगर मान लो कि दो दर्पण के बीच में 45 अंश का कोण हो, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे दो दर्पण दिए गए हैं, ठीक है, हम 60 मान लेते हैं, चलो यहां पर 60 अंश का कोण है, और 60 अंश के कोण में इनके बीच में कोई वस्तु रखी है, तो ये बताओ इनमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, अगर समझ में आ गया तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलो फिर भैया ये चीज हो गई क्लियर आपकी। अब यह समझ में आ गया तो बहुत सीधी सी चीज है, क्या करोगे कि 300 जितना भी कोण दिया होगा ना, तो उस 360 को उससे भाग कर देना, और जितना भी आएगा उसमें से -1 कर देना, बस ये प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखो कि एक होता है बहुमूर्तिदर्शी, यानी कहने का मतलब क्या कि कई सारी चीजें दिखती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल एक होता है कलाइडोस्कोप। तो कलाइडोस्कोप जो होता है इसका काम क्या होता है, इसमें ना एक कलाइडोस्कोप अगर आपने देखा होगा या कुछ लोगों ने अपने स्कूल में बनाया भी होगा कि कलाइडोस्कोप जो होते हैं इनमें जो कई सारे पैटर्न दिखते हैं, है ना, मतलब जो शीशे लगे होते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर कुछ रंग बिरंगी चीजें, कांच वगैरह डाल देते हैं लोग, है ना, कागज के टुकड़े डाल देते हैं। उसके बाद जब इसको हम लाइट में देखते हैं उसमें कई तरह के मतलब सुंदर सुंदर आकृतियां दिखती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं कलाइडोस्कोप, ठीक है। चलो तो कलाइडोस्कोप ये आप बनाने की कोशिश करना है कि कलाइडोस्कोप कैसे बनता है ना, ये आप यहाँ से अपनी बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी कलाइडोस्कोप उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हो सकता है आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कराया गया हो। चलो हम आगे आते हैं सूर्य के प्रकाश के बारे में। तो सूर्य का प्रकाश, फिर से आप ये कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश कैसे होता है, श्वेत होता है या रंगीन होता है, मतलब ये सफेद होता है या कि फिर
ये कलरफुल होता है, ये रंगीन होता है, ये हम तो कक्षा 7 में हमने सीखा, पता नहीं क्या कक्षा 7 में सीखा, मुझे तो नहीं याद है कक्षा 7 में क्या सीखा। चलो, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जान लो कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सफेद होता है। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? सफेद हमको, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हम इसको हम एक प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक है, एक प्रिज्म, ऐसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म का मतलब ये होता है कि ये कांच का एक टुकड़ा होता है, अगर हम इससे हम कोई प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो इसमें से ये 7 अलग अलग रंग देता है। कितने रंग देता है? 7 अलग अलग रंग देता है, और वो 7 अलग अलग रंग होते हैं विबज्योर, ऐसे याद रखना, ठीक है, विबज्योर, ठीक है, ऐसे। तो ये याद रखना विबज्योर। तो सबसे पहला जो रंग होता है सबसे ऊपर ये होता है आर, इसलिए सबसे ऊपर यानी रेड। तो जो सबसे ऊपर होता है वो होता है लाल रंग का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमको दिखाई देता है। तो ये बात समझ में आ गई कि भैया ये क्या होता है। इसके आगे हम लोग और भी इसके प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म जो होता है इसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज कि सबसे पहला जो रंग होता है वो लाल होता है, दूसरा रंग जो होता है वो ऑरेंज यानी कि नारंगी होता है, फिर वाई मतलब पीला, येलो यानी जी का मतलब ग्रीन हरा, बी का मतलब ब्लू यानी नीला, आई का मतलब इंडिगो यानी कि जामुनी, और वी का मतलब वायलेट यानी कि बैगनी। इतने सारे रंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेन चीज और भी आती है कि अगर सूर्य के प्रकाश के बारे में इतनी चीजें पता लग गई तो थोड़ी सी चीजें और जान लो, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये 7 रंग जो होते हैं तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसके किरण में विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। यानी लाल रंग के किरण में विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग में सबसे अधिक होता है। जैसे हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? विबज्योर हमने नाम देखा, देखो VIB, विब GYOR, तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहां पर देख लो ये जो लाल रंग है ये वाला, ठीक है, लाल रंग पे खास ध्यान रखना। इनका जो विचलन होता है मतलब ये अपने रास्ते से बहुत ही कम भटकते हैं, ठीक है, इनका विचलन सबसे कम होता है। और बैगनी रंग होता है प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये वॉलेट सबसे, देखो ये जो सबसे पहला होगा इसका विचलन सबसे कम, और ऐसे ऐसे विचलन इनका बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये होता है कि अच्छा ये भी पूछ लेता है कि इसमें प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग इसमें लाल है, ठीक है, उसके बाद हरा है, और उसके बाद कौन सा है हमारा? नीला, ठीक है। तो ये 3 याद रखना, ठीक है। RGB अगर ये पूछ लेता है प्राथमिक रंग कौन सा है, ठीक है, तो ये याद रखना भैया RGB, ठीक है। R का मतलब हो जाएगा रेड, G का मतलब हो जाएगा ग्रीन, और B का मतलब हो जाएगा ब्लू, मतलब लाल, हरा और नीला, ये हमारे कौन से हैं? ये प्राथमिक रंग है। तो अगर ये आता है कि मतलब जो रोड लाइट होती है ना, जो सिग्नल्स होते हैं उनमें लाल रंग का ही हमें खतरे के लिए लाल रंग ही क्यों दिखाई जाए, रुकने के लिए लाल ही क्यों किया जाता है, लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो भैया लाल जो होता है ना उसका विचलन सबसे कम होता है और वो हमें दूर तक दिखता है। बात आई समझ में? सबसे कम क्या होता है? सबसे कम वॉयलेट का होता है, मतलब बैगनी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसीलिए हमको ये जो आसमान है ना वो हमको नीला दिखाई देता है, वो भी पूरा नीला नहीं, आसमानी नीला बोल देते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये हो रही बात हमारी ये सूर्य के प्रकाश की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारी आंख, है ना, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही, और इतने में आपको इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई ये जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलो फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं फिर मानव नेत्र के साथ। तब तक इस वीडियो का लाइक टारगेट 100, ठीक है, बस केवल 100। इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल और केवल 100 लाइक्स जैसे ही होते हैं वैसे ही मानव नेत्र आपके लिए तुरंत हाजिर होगा। चलो बच्चा फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।